हेलो नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल वर्ड सुन के अब काफ़ी फेमिलियर वर्ड है। पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे अपन बात करते हैं इन जनरल की उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस बंदे में या उस बंदी में कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी कि कुछ किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी इंसान में कितनी कैपेसिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन, पोटेंशियल। तो वैसे ही कुछ कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है, चार्ज की होती है। जैसे मैं कहूँ कि ये खाली है, तो कोई भी चीज़ खाली है तो खाली जगह पर सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। और मैं कह दूँ मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आ रहा हूँ, मैं क्या लेके आ रहा हूँ, प्लस चार्ज। मान लो मैं प्लस प्लस चार्ज लेके आ गए यहाँ पे, प्लस चार्ज लाने की वजह से यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से हर पॉइंट पर अलग अलग कार्य करने की क्षमता होगी, हर पॉइंट की अपनी अपनी अलग अलग वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी। और उस कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए कि कौन सा पॉइंट कितना वर्क डन कर सकता है, कि किस पॉइंट पर कितना पहुंचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उस मेजरमेंट को समझने के लिए अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी यूज़ में लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए पॉइंट। और दूसरी चीज़ लिखी हुई है, वी अप्लाई एन एफ एक्सटर्नल टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, और दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। ये तीनों पॉइंट क्या कह रहे हैं, एक बार आप सारे इसको रीड कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ तीनों पॉइंट क्या कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन तीनों पॉइंट में क्या कहा गया है, इसको मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाता हूँ आपको। वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको अपन इमोशनली फील करते हैं, फिजिकली फील करते हैं कि वास्तव में होती क्या है पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन में लिख रखा है सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज अपन बना लेते हैं। तो ये लो सिस्टम ऑफ चार्ज बना दिया मैंने, बना दिया, यानी कि ये प्लस 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 सिस्टम ऑफ चार्ज बना दिया। यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट P है, और ये इधर है R बराबर इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि R बराबर इनफाइनाइट से कोई यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश, यानी कि 1 कूलाम कह लो, उस 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में, भले तुम किसी भी रास्ते से आओ, किसी भी कैसे भी करके आओ, यहाँ लाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इस कहानी को हम थोड़ा और ऐसा इसमें कह रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको मैं और आपको ओवरव्यू देने के लिए एक मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ से कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, वो चार्ज लेके R बराबर इनफाइनाइट से कहाँ लेके आएगा, P पॉइंट तक। किसको, यूनिट चार्ज को। ये आदमी है, इसको हमने पकड़ा दिया, यूनिट चार्ज इसके हाथों में, ये लो जाओ Q1। जब इसको पकड़ाया और एक कंडीशन क्या पकड़ी, कंडीशन ये है कि तेरे को उसी स्पीड से चलना है, धीरे 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 धीरे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज नहीं करनी, आपकी गतिज ऊर्जा आपको चेंज नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ से चला, जब स्टार्टिंग में R बराबर इनफाइनाइट से चल रहा, तो यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब जैसे ही इस जो सिस्टम ऑफ चार्ज का रीजन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लो यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, जैसे इसका रीजन आया, तो जैसे इसका रीजन आया, मान लो यहाँ रीजन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया यहाँ पे। तो अभी तक तो क्या है, आराम से लेके आ रहा था, अभी तक आराम से लेके आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये 1 कूलाम इसके हाथों में था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंट्री मारी, तो इसको, इसके हाथों में क्या है, +1, और इधर क्या है, इधर भी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव में मैंने क्या कहा है, जब भी इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे को दूर धक्का मारेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये इसके रीजन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको धक्का मारेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इधर एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई लगेगा। लेकिन इसकी मंजिल क्या है इस आदमी की, इसकी आदमी की मंजिल ये है, ये इसकी मंजिल है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, क्या लेके, यूनिट चार्ज लेके। तो मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे, बाधा क्या आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि पर यूनिट चार्ज को किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहाँ तक पहुंचाना, इस पी पॉइंट तक। यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसी अमाउंट का, यानी कि जितना एफ ई लगा है उतना ही क्या लगाना पड़ेगा इसको इधर। ये कोई एक्सटर्नल एजेंट क्या लगाएगा इधर, एफ एक्सटर्नल लगाएगा। उस एफ एक्सटर्नल की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, और वर्क डन हुए मरते मुरते ये आदमी यहाँ आ जाएगा चार्ज लेके, और इन महाशय को कह देंगे ये रही आपकी अमानत, एक गुलाम। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। होता क्या है कि किसी यूनिट चार्ज को आर बराबर इनफाइनाइट किसी अनंत दूरी से इस पी पॉइंट तक लाने में जो कार्य, जो वर्क डन होता है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों को अपन मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, यानी कि किसी यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला आपने को पता है, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी आर वेक्टर क्या होता है, 11th में पढ़ा है, किसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन का। तो ये बात तो समझ में आ गई। आपने अभी पढ़ा है कि मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ एक्सटर्नल है, दोनों मैग्नीट्यूड में समान है, लेकिन दोनों की दिशा ही क्या है, अलग अलग है। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ई इक्वल टू माइनस एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। यानी कि इसके नीचे एकांक आवेश लिख दो, एकांक आवेश कोई भी क्यू, और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ किसके बराबर होती है, विभव, यानी कि पोटेंशियल। यही होता है पोटेंशियल, यही क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला कि वास्तव में क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिख गया। तो मैंने आपको समझाया कि किसी भी यूनिट चार्ज को आर बराबर इनफाइनाइट यानी कि अनंत दूरी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी कि विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट उस पॉइंट पी तक पहुंचने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो एफ एक्सटर्नल यानी कि उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क हुआ है वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डेल्टा यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यानी कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को टर्म्स में भी अपन किसको लिख सकते हैं, विभव को, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक विभव इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन पर यूनिट चार्ज। ओके, यानी कि यहाँ से 3 फॉर्मूले बन गए, 2 फॉर्मूला तो ये 1 ये 2, ये दोनों तो किसके है, ये तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में, ऊपर वाला किसके टर्म्स में, अपने एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में, और तीसरा फॉर्मूला है अपने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में इसलिए क्योंकि ये जो भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ये बेसिक बातें थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो मैंने बातें कही है उन सबको मैंने शब्दों में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। 10 पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू यू ए माइनस यू बी, यानी कि जैसे कोई एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यहाँ की यू ए मान लेते हैं, यहाँ की यू बी मान लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यू ए इक्वल टू यू ए माइनस यू बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी। यानी कि इन दोनों के बीच में इस बी पॉइंट से ए पॉइंट में आने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसके इक्वल टू होगा। सिंपल सी बात है। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट, यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको लाने में जो कार्य होगा कहाँ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही क्या होता है, जब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू। ये किसके टर्म्स में है, ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है,
आगे पढ़ते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विथ ए सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, वी नो दैट। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? कोई भी सरफेस, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये क्यू है, ये डिस्टेंस यहाँ कुछ आर, यहाँ कुछ आर, यहाँ कुछ आर आर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके हर पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं अपन? ऐसे सरफेस को बोलते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर बात करो सिंगल चार्ज की, जैसे प्लस चार्ज है ये, तो इसकी वजह से इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे जाएगी। तो यानी कि इन रेडियल लाइंस को ये जो रेडियल लाइंस है, इनके हर पॉइंट पर यहाँ 1 2, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि V1 इक्वल टू क्या होगा? V2 होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? समान होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है। ये है कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल बना रखी है आपके सामने। यानी कि ये जो स्पेयर 1 है, इसके हर पॉइंट पर समान होगा क्योंकि रेडियस क्या समान है। इसके हर पॉइंट पर क्या होगा? समान होगा क्योंकि रेडियस क्या समान है। इसके हर पॉइंट पर क्या रेडियस यहाँ से सेंटर से कॉन्सेंट्रिक है, तो इसके हर पॉइंट की रेडियस क्या होगी? समान होगी। फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्यू समान है, के समान है, आर समान है, तो तीनों चीज़ें समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? समान होगा। आगे एक और आपको सरफेस दे रखी है, ये कुछ शीट्स दे रखी है और इनके शीट्स के परपेंडिकुलर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है। तो यानी कि यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये तीनों शीट्स क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या बना रखी है? सरफेस बना रखी है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात थी। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन 3 जगह, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर कितना होता है, और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट P पर। तीनों चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अपन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? R हो गई। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अपने क्या करना है? R बराबर इनफाइनाइट से, यहाँ कुछ R बराबर क्या है? इनफाइनाइट। R बराबर इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक आने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं। फॉर्मूला अपन ने अभी डेराइव किया था, क्या किया था? V इक्वल टू माइनस ई डॉट एफ ई माइनस एफ ई इंटू डी आर वेक्टर अपॉन क्यू, यानी कि एकांक आवेश। यहाँ से पॉइंट चार्ज दे रखा है अपने को, तो यहाँ फॉर्मूला में लिख देंगे सारी चीज़ें अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एफ ई को कैसे अपन ओपन करेंगे? क्यू ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ये चीज़ लिख लिया आपने। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? क्यू कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर वेक्टर अपॉन क्यू। यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है चीज़ अपने को? चीज़ ये समझ में आ रही है कि क्यू से क्यू कट जाएगा, और अपने को अब डिराइव क्या करना है? अपने को डिराइव करना है V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब वैल्यूज पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से? अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है? माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैफ, और डी आर वेक्टर को ऐसे ही रहने दो। और अपने को एक चीज़ पता है कि आर कैप इंटू डी आर वेक्टर किसके बराबर होता है? डी आर के। तो उसको वहाँ पुट कर दो। ये के और क्यू दोनों चीज़ क्या है? कांस्टेंट। तो किसके बाहर आ जाएगी? इंटीग्रेशन के, यानी कि माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अपन इंटीग्रेट करेंगे तो आर की पावर -2 डी आर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जब पावर की -2 + 1 अपॉन -2 + 1 जब पावर्स दे रखी हो तो उसका ये फॉर्मूला से इंटीग्रेट करते हैं अपन।
तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। यानी कि अपने को ये समझ में आया कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये समझ में आ गई होगी आपको। तो इस पे बेस्ट एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को इसका आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए चार्ज। चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू इक्वल टू दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁻7 कूलम। और क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपनी यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है। तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर क्या करना है अपने को, निकालना क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। ओके, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, क्यू की वैल्यू पुट करनी है। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 4 × 10⁻⁻7 अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 9 × 10⁻2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर ये नीचे आएगी तो 5 हो जाएगी। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 4 × 10⁵। ये अपना फाइनल आंसर है। इसको वोल्ट, यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन जूल पर कूलम में। ठीक है, आगे बढ़े। जाना अपन ने किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उससे बेस्ट एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर लिया। अब पढ़ते हैं अपन किसी भी पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको पता है, डाइपोल क्या होता है, एक माइनस और समान परिमाण के समान मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट आवेश के बीच में वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होती है जिसको क्या बोलते हैं 2a। यानी कि ये इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, यानी कि डाइपोल का सेंटर ये होता है। और डाइपोल से जुड़ी एक टर्म होती है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं अपन, पिछली क्लास में पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पी वेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन का डायग्राम क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है। ये क्या डाइपोल है, डाइपोल का अरेंजमेंट है। इनकी वजह से किसी पॉइंट पी पर क्या निकालना है अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपने को पता है जब दो इंडिविजुअल चार्ज दे रखे हैं तो उनका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अपने को पता है v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 क्या है लिख लेते हैं k q अपॉन r1, यानी कि r1 क्या है उस पॉइंट जो चार्ज और पॉइंट p के बीच की डिस्टेंस। दूसरा चार्ज क्या है माइनस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन r2। अब बात आ रही कि r1 और r2 कैसे निकाले, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स है नहीं, तो क्या नहीं लगेगा उनमें, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं अपन एक तिगड़म बिठाते हैं, तिगड़म क्या बिठाते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे खींच देते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे खींच लेते हैं। चलो खींच लिया। अब क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो n। ये a है, ये भी क्या है टोटल 2a है ना, ये a, तो यानी कि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी a cos थीटा। अब बात करो क्योंकि अपने को r1 भी निकालना है, ये तो r2 के लिए कर लिया, तो इधर से एक इधर क्या खींच दो परपेंडिकुलर खींच दिया। ये क्या हो गया एंगल 90। अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा। चलो अब r1 और r2 की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं r1 की वैल्यू। अपने को आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो p, ये m लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको डेनोशन आपको दिख रहा होगा p और m, pm इक्वल टू ap, दोनों की लेंथ इक्वल दिख रही है, लगभग इक्वल दिख रही है। ये जो pm है और ये जो ap है, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ pm ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके, ap के। तो अब अपने को ap निकालना है, ap किसके बराबर है r1 के। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितनी है r,
आर में से माइनस ए कोस थीटा हटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, पी एम आ जाएगी, यानी कि लिख देते हैं आर माइनस ए कोस थीटा। चलो ये तो बात समझ में आ गई। R1 की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब वैल्यू निकालनी है किसकी, R2 की। तो R2 की वैल्यू अपने क्या समझ में आ रही है, ये BP और ये जो NP है लगभग बराबर है, यानी कि यहाँ ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ से कि जो BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP, और अपने को निकालना क्या है BP, यानी कि विच इज इक्वल टू R2, BP विच इज इक्वल टू R2, और वो क्या हो जाएगी, R तो ये है डिस्टेंस यहाँ तक, और एड क्या कर दिया इसमें ए कोस थीटा, यानी कि R प्लस ए कोस थीटा। अपने बस यही दिक्कत आ रही थी, इसको अपने रिजोल्व कर लिया। कैसे कर लिया रिजोल्व, परपेंडिकुलर खींच के और उन पर 2 पॉइंट बना दिए M और N, और वहाँ से अपन ने ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करके R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली। तो वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो इसमें से अपन KQ कॉमन ले लेते हैं। V इक्वल टू KQ क्या आ गया कॉमन, तो 1/R1 कितना हो गया, 1/R1 हो गया। R1 क्या दे रखा है, R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा, और माइनस में 1/R प्लस ए कोस थीटा। चलो यहाँ तक भी आगे क्या करें, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो किसको, R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा ब्रैकेट R प्लस ए कोस थीटा। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कट जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा, R से R कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2a कोस थीटा। जब आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके तो ये 2a कोस थीटा ऊपर बच जाएगा, और यहाँ क्या रह गया KQ। पिछले पेज में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, ये जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है P वेक्टर Q इंटू 2a होता है। तो ये चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे Q इंटू 2a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P वेक्टर। चलो लिख देते हैं क्या लोड है, यानी कि V वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ K P वेक्टर कोस थीटा, और नीचे वाली चीज़ क्या बन रही है A माइनस बी, और वो क्या बन रहा है A प्लस बी, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डाइपोल के केस में अपन एक चीज़ कंसिडर करके चलते हैं, क्या करके चलते हैं, R इज ग्रेटर देन ए, तो उसकी वजह से ए को क्या मान लेते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ए को नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो ए है, ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा अपना ओनली v का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, k p वेक्टर कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह तो क्या है जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह है जनरल फॉर्मूला। क्या है जनरल फॉर्मूला। अपने को चलो मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उस टाइम, इक्वेटोरियल लाइन प्लेन और एक्सियल प्लेन में फॉर्मूलाज निकाले थे। तो इक्वेटोरियल प्लेन होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है जीरो होता है, और एक्सियल प्लेन में क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू जीरो या फिर 180 डिग्री होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जीरो लेना पड़ेगा, और अगर अपने थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपने को थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहानी करते हैं अपनी, क्या हो जाएगा फिर फॉर एक्सियल प्लेन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बातें थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। मैं एक बार सारी चीज़ें आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह अपन इस डिस्कशन पर पहुँचे। सबसे पहले तो अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया कि डाइपोल होता है क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड का दो चार्ज, डायरेक्शन क्या होती है एक दूसरे की अपोजिट, यानी कि एक माइनस तो दूसरा प्लस, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि Q इंटू 2a क्या होता है पी वेक्टर होता है। आगे बढ़े, फिर अपने को यहाँ से दिख रहा है ये माइनस प्लस डाइपोल अरेंजमेंट है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है के V1 प्लस V2, तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। अपने को दिक्कत कहाँ आ रही है R1 और R2 निकालने में, R1 और R2 निकालने में दिक्कत आ रही है,
तो अपन ने क्या किया, ज्योमेट्रिकली ये चीज़ निकाल ली, मैंने जो समझाई थी आपको। R1 क्या आ गई यहाँ से, r माइनस ए कोस थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये ए है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा। वैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ इस पॉइंट को m से डिनोट किया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा। तो R2 क्या आ गया, r प्लस ए कोस थीटा, सॉरी R2 आ गया r प्लस ए कोस थीटा, और R1 आ गया r माइनस ए कोस थीटा। उनकी वैल्यूज पुट की और फाइनल में आंसर क्या आ गया अपना, जो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इक्वेटोरियल प्लेन है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एक्सियल में प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अभी पढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट ये है कि किसी भी पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि बहुत सारे चार्जेज है, उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है Q1 Q2 Q3 Q4, इन सब ये सब कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट P पर मिल रहा है। इस पॉइंट P पर इन सब की वजह से कितना होगा, तो इन सब की वजह से एल्जेब्रिक सम होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको अपन एल्जेब्रिकली सम करेंगे। अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा प्लस, माइनस की वजह से क्या होगा माइनस। सीधी सी बात है, चलो कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चाहे कितने भी चार्जेज हो, मान लो Vn है, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के Q1 अपॉन जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट से P पॉइंट तक की, प्लस के Q2 अपॉन और वैसे ही के Qn अपॉन आर पी एन एन पी। तो कुछ इस तरह ये अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब बहुत सारे चार्जेस दे रखे हो उनकी वजह से किसी पॉइंट P पर कैसे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ को बहुत ही सिंपली मैंने समझा रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ तो ख़त्म हुई पूरी। अब जानते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो इसको अपन कैसे डेरिवेट करेंगे, इसको ऐसे डेरिवेट करेंगे, अपन ने दो इक्वेटोरियल सरफेस ली है। कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ली है। इसका एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान होगा, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान होगा। तो समान मान कितना, इसका तो अपन ने मान लिया v, तो इसका कितना मान लिया v प्लस डी वी। सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने बी सरफेस पे एक पी पॉइंट लिया, बी सरफेस पर एक पी पॉइंट लिया। इस पी पॉइंट से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बता दी, और पी पॉइंट से फिर अपन ने क्या किया, एक यूनिट चार्ज लिया। उस यूनिट चार्ज को पी से यानी कि बी सरफेस से यूनिट चार्ज को, उस यूनिट चार्ज को बी से ए सरफेस तक भेजने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को अपन कैसे दर्शा सकते हैं, ई डी आर से। और यही वर्क डन क्या होता है, किसके बराबर होता है, डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस क्या है, वी ए माइनस वी बी, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी आर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना दे रखा है, ई डी आर, वी ए दे रखा है वी माइनस वी बी दे रखा है वी प्लस डी वी। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो उधर क्या बच जाएगा, पूरा ई डी आर इक्वल टू माइनस का डी वी। तो फाइनली अपना रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन ऐसे आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, विच इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यानी कि यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस क्वांटिटी को डी वी अपॉन डी आर को। यानी कि ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ V1 V2, ये मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी कि विपरीत दिशा में ये यहाँ पर ये कह सकते हैं V1 इक्वल टू, विपरीत दिशा में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। यानी कि E बढ़ेगा E की डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन में तो क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है, घटता है। और E की विपरीत दिशा में जाने पर
अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको कहाँ से पता चली, जब अपन ने फील्ड और पोटेंशियल का जो इनका जो रिलेशन है डेरिवेट किया, उससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है, और फील्ड की विपरीत दिशा में जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने स्टार्टिंग में इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी वर्क डन हुआ है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उस वर्क डन से जो भी एनर्जी है वो किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो यही तो अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल, यही तो पढ़ा था। और इसको अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखा था, वी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू, यानी कि अपने को डेल्टा यू निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, क्यू इंटू वी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट Q, किसी भी यूनिट चार्ज Q को किसी भी पॉइंट P तक पहुंचने में जो वर्क डन होता है वो किसकी टर्म में होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसको और एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये अपना कोई सिस्टम है चार्ज का, किसका सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q1 रखा हुआ है। सबसे पहला केस लेते हैं कि यहाँ से कोई R बराबर इनफाइनाइट से कोई चार्ज Q है, और इन दोनों के बीच में अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी, दिमाग लगाइए। वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो। क्यों होगी ज़ीरो, क्योंकि दोनों के बीच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जब अपन वो एग्जाम्पल ले रहे थे आदमी वाला, पोटेंशियल एनर्जी कब आई थी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था इधर से क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, उस टाइम क्या आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। अब तो ये कहाँ इनफाइनाइट पे है, तो U1 क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। चलो ये तो बात समझ में आ गई। चलो ऐसा करते हैं, चलो मान लो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q2 ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, R1। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q2 टाइम्स इंटू इसका V1, यानी कि Q2 इंटू U1। ये इसकी डेफिनेशन होती है। किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो वर्क डन होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में रिस्टोर हो जाता है। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 इंटू के Q1 अपॉन R कितना है, R1 है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन R1, यानी कि अपने कुल मिला के क्या बनाना है, पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर, जोड़ा बनाना है। जैसे ये जोड़ा बन गया एक, उसका जोड़ा क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इंटरेक्शन हो ही नहीं पा रहा था, अनंत से कोई इंटरेक्शन करना बहुत टफ काम है। ठीक है, और प्लस जब पोटेंशियल एनर्जी आती कब है, जब एफ एक्सटर्नल लगता है। जब एफ एक्सटर्नल लगता है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। एक और केस ले लेते हैं, चलो मान लो यहाँ पे Q3 ले लेते हैं, यहाँ पे Q3 तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2। यानी कुल मिला के बात यह है कि इस Q3 को यहाँ से इस P पॉइंट पर आना है, यानी कि जो कार्य होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। परिभाषा यही कहती है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, U3 को, यानी कि U3 हो जाएगा अपना Q3 टाइम्स इंटू इसका पोटेंशियल V1, ये हो जाएगा Q3 इंटू के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R2। तो यहाँ से अपने का क्या बन गया, के Q1 Q3 अपॉन R2। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है तो इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, पेयर बन नहीं पाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। जब पेयर बनना शुरू होते हैं तब इस केस में इस तरह अपन निकाल सकते हैं। जैसे पहला पेयर बना अपना इसका Q2 और Q1 का, Q3 और Q1 का, तो इस केस में ये हो गया। चलो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे मान लो पेयर की बात हो रही है तो एग्जांपल क्या है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 बैठा है, यहाँ Q3 बैठा है। डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, R12, ये क्या हो जाएगी, R23, और ये हो जाएगी R13।
ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। फिर अपना काम क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इंटरेक्शन देखना है, इंटरेक्शन देख के क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं। चलो पहला पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है, Q2 और Q3 का बन गया, और तीसरा पेयर कौन सा बन रहा है, Q1 और Q3 का बन रहा है। 3 पेयर बन गए। इन तीनों पेयर का कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट कैसे करना होता है, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, सीधा सा फॉर्मूला है, यू नेट क्या हो जाएगा, यू नेट हो जाएगा, पहला पेयर कौन सा है, Q1 और Q2 का, तो K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, R12, प्लस दूसरा पेयर कौन सा है, Q1 और Q3 के बीच का, तो लिख दो K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, R13। तीसरा पेयर बन रहा है 2 और 3 के बीच में, K Q2 Q3, डिस्टेंस कितनी होगी, R23। ये बेसिक सा एग्जाम्पल, ऐसे एक आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे कोई स्क्वायर बना रखा है, उसमें भी क्या बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं। यहाँ कोई पॉइंट है P, तो पेयर कैसे बनेंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इस तरह अपन इस पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सारी बातें अपन ने की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसके बारे में बात की। तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।